This conference will now be recorded. First of all, let me explain you about the content, deep dive of content, because we must need to know about कि हमारा एजेंडा क्या है और हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं. सो कंटेंट ऑलरेडी हमारे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे अवेलेबल है और वी विल फॉलो द इंटायर कंटेंट. जो इनका ब्लूप्रिंट है उन्हीं को फॉलो करेंगे. एज वी नो दैट एज्यूर इस्टेब्लिश अवर एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर कंटेंट इन 5 डिफरेंट मॉड्यूल, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल है विच इज कोरिलेटेड टू द मैनेज एज्यूर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस, implement and manage storage, deploy and manage compute resources, configure and manage virtual networking, monitor and maintain Azure resources. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कौन सा मॉड्यूल हमारे लिए कहाँ पे हमारी हेल्प करेगा. So let's start from the identity and governance. So as per the name suggests, ये जो पहला चैप्टर है, it's correlated to the Active Directory और जो local security रहती है, जो पोर्टल की सिक्योरिटी और उसकी सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सर्विसेज मिलेंगी, वो सभी हम इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में पढ़ेंगे. स्टोरेज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज का इस्तेमाल हम बैकअप के लिए, फाइल फोल्डर को स्टोर करने के लिए, रेप्लिकेशन तैयार करने के लिए, या फिर अपना कोई पर्सनल डेटा हमें रखना है, तो उन सभी केसेस में ये हमारी हेल्प करता है. About the compute resources, तो compute is a collection of multiple things, जैसे number of virtual machines आप कैसे create करेंगे, VM को maintain कैसे करना है, उनको storage कैसे provide करना है, RAM configuration को कैसे maintain करना है, वो सारी चीजें हमारी थर्ड मॉड्यूल में कवर होगी. प्लस डिप्लॉयमेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन, डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी वेबसाइट, .NET, PHP, जावा या वर्डप्रेस की वेबसाइट, वेब सर्वर को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे उनको मेंटेन किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या फीचर्स रहते हैं, वो सभी ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे. नंबर फोर्थ विच इज कोरिलेटेड टू द नेटवर्किंग, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्किंग बैकबोन माना जाता है. इसमें हम सभी नेटवर्किंग पढ़ेंगे, लोकल नेटवर्किंग से लेकर के हाइब्रिड नेटवर्किंग को भी इम्प्लीमेंट करेंगे. लोकल नेटवर्किंग जो वीनेट कहलाता है. हाइब्रिड नेटवर्किंग में दो पार्ट कैटेगराइज किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज VPN कनेक्शन, सेकेंड एक्सप्रेस रूट. एक्सप्रेस रूट एज्यूर का खुद की सर्विस है और एज पर द डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप एक्सप्रेस रूट पे जाते हैं, इट विल गिव यू हाई डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड इन कंपेयर ऑफ VPN, प्लस प्राइवेट होने की वजह से ये आपको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. तो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि VPN और एक्सप्रेस रूट को कैसे सेटअप किया जाता है रियल इन्वायरमेंट के अंदर. And after that we'll discuss about the monitor, maintain and Azure resources. Monitor, maintain Azure resources का मतलब ये है कि आप किसी भी Azure services के को बैकअप कैसे क्रिएट करेंगे, चाहे वो हमारी VM हो, फाइल हो, डेटाबेसेस हो, एप्लीकेशन सर्वर हो, या फिर अदर कोई सर्विसेज हैं जिनका बैकअप तैयार करना है. तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में मेंटेनिंग, मॉनिटर एंड मेंटेन एज्यूर रिसोर्सेज के अंदर हम सारी चीजें देखेंगे. ये पांचों मॉड्यूल हमें बनाते हैं एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर. अगर हम कोर कंटेंट की बात करें तो आप देखिए प्री रिक्विजिट, जिसमें बेसिक ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी, बेसिक ऑफ एज्यूर पोर्टल, सब्सक्रिप्शन कितने तरीके के होते हैं, एज्यूर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें प्री रिक्विजिट्स में आ जाएंगी. मैनेज आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें मिलती है हमें. दिस इज द पैनल एंड वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, जहाँ पे विल स्टार्ट फ्रॉम एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी एंड बेनिफिट्स, जो हमने डेमो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी में डिफरेंस क्या है, एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी एडिट टाइप्स ऑफ एडिशन कितने हैं, अबाउट द एडी ज्वाइन, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, एंड विल डिस्कस अबाउट द यूजर मैनेजमेंट एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट. कॉन्फ़िगर द सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द यूजर, एज्यूर पॉलिसी क्या होती है, कॉन्फ़िगर रोल बेस्ड कंट्रोल जिसको RBAC बोलते हैं, क्रिएट एज्यूर यूजर्स एंड ग्रुप इन एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी. तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं हमारे पहले मॉड्यूल में आते हैं, और इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से वी आर एबल टू कंट्रोल, वी आर एबल टू मैनेज अवर एज्यूर पोर्टल. पोर्टल पे दिखने वाली हर एक सर्विस को हम आसानी से मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं. यस. Any question about the content, please?
Is that okay? Yeah, please. Okay, sir. Okay, fine. So do one thing. Direct Azure पोर्टल पे जाने से पहले we should know about कि इसका बैकग्राउंड क्या है. I'm not talking about कि हिस्ट्री हम Azure की बताने वाले हैं. We just need to know about कि Azure पोर्टल के ऊपर टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं या क्लाउड टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली द Azure, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हमें कितनी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. Let me explain you about the base of cloud technology. Like we just need to start from what is cloud computing. So बहुत ही base है what is cloud computing. So as we know that आज की डेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट या जो भी पर्सनल सेटअप को इन्वॉल्व सेटअप को इस्टेब्लिश करते हैं, दे प्रिफर टू इस्टेब्लिश आवर रिसोर्सेज यूजिंग क्लाउड प्रोवाइडर. बट अगर हम क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें तो क्लाउड प्रोवाइडर के केस में वी शुड नो अबाउट कि कितने पार्ट होते हैं. तो क्लाउड प्रोवाइडर के केस में सबसे पहले हम वर्क एक्टिविटी के बारे में देखेंगे. द मीनिंग ऑफ वर्क एक्टिविटी इन द सेंस कि आप एज्यूर पोर्टल से या किसी भी क्लाउड, नॉट ओनली द एज्यूर क्लाउड, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की हेल्प से क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो वर्क एक्टिविटीज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट, जिसमें पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज एंड थर्ड is related to the software as a services. And second part is categorized as a technology. The meaning of technology will try to understand about कि अगर किसी क्लाउड प्रोवाइडर ने अपना प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर रखा है तो वो कितने तरीके के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं. So which is categorized in 3 different part again, जिसमें से पब्लिक क्लाउड आपका कंसीडर किया जाएगा, प्राइवेट क्लाउड कंसीडर किया जाएगा और तीसरा है अपने पास हाइब्रिड क्लाउड. एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप अपने एज्यूर के पोर्टल की, आप अपने AWS पोर्टल की या गूगल क्लाउड पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो इन पोर्टल्स के अंदर सर्विसेज को सेग्रीगेट कर पाओगे, सर्विसेज को डिवाइड कर पाओगे और उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द इंफ्रा, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज. So infrastructure as a services is also considered as a manageable service. ठीक है, मैनेजेबल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को बोला जाता है, जिस केस में 75% टास्क यूजर खुद परफॉर्म करता है और 25% टास्क हमारा प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है हमें. Try to understand about the meaning of 75% and 25%. Let's say we have a one virtual machine. The example of infrastructure as a services सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्चुअल मशीन का, दूसरा एग्जांपल है स्टोरेज का, तीसरा एग्जांपल है नेटवर्क का. These all are the services which is considered as a infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेजेबल सर्विस क्यों बोला गया है? मैनेजेबल सर्विस का मतलब ये है कि यूजर कैन मैनेज द सर्विसेज बाय सेल्फ, वो प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड ना रहे. मीन कोई भी प्रोवाइडर, चाहे वो एज्यूर हो, चाहे गूगल क्लाउड हो, चाहे अमेजन वेब सर्विसेज हो, कोई भी प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो. आप ऑनर हो, आप अपनी तरफ से इस चीजों को आसानी से मैनेज कर पाओगे. वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक एज, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेस से. लाइक एज VM की बात करते हैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में. वर्चुअल मशीन जो आपने परचेज किया है, द कैपेसिटी ऑफ वर्चुअल मशीन इज 4 GB ऑफ रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, आपने 2 कोर का CPU इस्टेब्लिश कर रखा है एंड 500 GB की हार्ड ड्राइव, 500 GB की HDD आपने ये डिसाइड किया था. ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन पे आपने VM को परचेज किया, बट आफ्टर फ्यू डेज लाइक 10 डेज 20 डेज यू रियलाइज कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे सॉफ्टवेयर को मैनेज नहीं कर पा रहा है एंड आई थिंक वी नीड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन. हमें अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है.
सो इन दिस केस एज्योर अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, आपको चेंजेस करना होगा मैनुअल कुछ स्टेप का यूज करके। आप रैम चेंज करेंगे, आप प्रोसेसर चेंज करेंगे, आप उसके अंदर हार्ड डिस्क अगर आप चेंज करते हैं ना, सो ये सभी जो मैनुअल चेंजिंग होगी वो मैनुअल चेंजिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आएंगे। प्लीज लेट मी नो अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो। हाँ जी सर, आ रही है समझ में। Okay. The services which is available on cloud, not only the Azure, किसी भी पोर्टल पे आप AWS पोर्टल पे काम कर रहे हैं, Azure के पोर्टल पे काम कर रहे हैं, या गूगल क्लाउड के पोर्टल पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में अगर आप अपनी तरफ से चीजों को चेंजेस कर पा रहे हैं, आप अपनी तरफ से चीजों को एडिट कर पा रहे हैं, तो वो सभी सर्विसेज आपकी कहलाएंगी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, अब एज इट इज स्टोरेज के केस में अगर हम बात करें, एज इट इज इन केस ऑफ स्टोरेज, आपने एक टीबी का स्टोरेज रिक्वेस्ट किया, ठीक है, आपने एक टीबी के लिए रिक्वेस्ट, टीबी के स्टोरेज के लिए रिक्वेस्ट किया किसी भी प्रोवाइडर से, एंड आफ्टर फ्यू डेज कि यू कंपनी रिक्वेस्टेड कैन यू प्लीज इंक्रीज द स्पेस, जो आपने 1 TB परचेज किया था, कैन यू प्लीज मेक इट 5 TB, कैन यू प्लीज मेक इट 9 TB या 10 TB, जो भी आप इस्टेब्लिश करते हैं। सो वो सभी टास्क आपको मैनुअली परफॉर्म करने पड़ेंगे। So those services of our cloud provider that we are able to make a changes by self, अपनी तरफ से हम चेंजेस कर पाते हैं, वो सभी सर्विसेज आपकी क्या कहलाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज कहलाएंगी। इज इट क्लियर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर या मैनेजेबल सर्विस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो हमें खुद से मेंटेन करना है, अपग्रेडेशन हो चाहे उसको कम ज्यादा जो कुछ करना है वो हम लोग खुद करेंगे। एग्जैक्टली जो भी सर्विसेज जो भी सर्विसेज हम टास्क परफॉर्म करते हैं ना, मैनुअली जो टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सभी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आती है। Is it clear? Yes, sir. ठीक है। सो नेक्स्ट, अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं। यू कैन से दैट इट्स जस्ट अपोजिट। इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से दैट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को बोला जाता है अनमैनेजेबल सर्विस। द मीनिंग ऑफ अनमैनेजेबल सर्विसेज, इसका मतलब ये कि इस केस में 75% टास्क प्रोवाइडर मैनेज करेगा और 25% टास्क जो यूजर होंगे, लाइक यू एंड मी, वी आर अ यूजर, ठीक है, जो यूजर होंगे वो सिर्फ 25% तक अपने एक्टिविटी चेंज कर पाएंगे। बाकी की जो टास्क है, बाकी की जो एक्टिविटी है, वो मैनेज करेगा हमारा प्रोवाइडर। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। एज्योर पोर्टल के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज हैं जो कंसीडर की जाती हैं आपके अनमैनेजेबल सर्विसेज या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में। सबसे पहला है एज्योर वेब ऐप, ठीक है, ये सर्विस आपको एज्योर पे मिल जाएगी। सेकेंड, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज का दूसरा एग्जांपल है अपने पास, लाइक एज
Azure SQL, Cosmos DB, ठीक है. These all are the examples of platform as a services. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करके देखते हैं. यू वांट टू होस्ट अ वेबसाइट, ठीक है. आपको एक वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन या कोई गेम आपको होस्ट करना है यूजिंग एज्योर पोर्टल. सो वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू होस्ट आवर वेबसाइट. एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज एंड second one is platform as a services. Now इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के केस में n नंबर ऑफ टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे एंड इट विल टेक अप टू मोर देन 1 hour, क्योंकि आप सभी टास्क मैनुअल परफॉर्म करेंगे. स्टेप 1, वीएम क्रिएट करो. इट मे बी विंडोज या फिर ये लाइनक्स, दो में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइंड करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने पड़ेंगे. इफ यू प्रोसीड विद विंडोज तो इस केस में आपको IIS यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. लिनक्स के केस में आप अपाचे सर्विस को इंस्टॉल करेंगे. पहला स्टेप वीएम क्रिएट किया, दूसरे स्टेप में ये दोनों में से किसी एक सर्विस को इंस्टॉल करेंगे बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड थर्ड नंबर अपलोड डेटा. आप अपने उस .NET PHP में जो भी वेबसाइट डिजाइन की है उस वेबसाइट का डेटा अपने वर्चुअल मशीन में होस्ट करेंगे. देन ज्वाइन डोमेन, जो भी आपने पब्लिक डोमेन परचेज कर रखा है godaddy.com से, वो आप लास्ट में ज्वाइन कराएंगे. नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर. इट मीन्स दैट ये जो टाइमिंग है, इसमें जो टाइम लगेगा कॉन्फ़िगर करने में, इट मे बी टेक मोर देन 1 hour, क्योंकि आप सभी टास्क परफॉर्म करेंगे. वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने में लगेगा 5 मिनट, IIS इंस्टॉल होने में 3 मिनट, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करने में एज पर द एक्सपीरियंस. इफ यू हैव अ मच आइडिया अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज या अपाचे, तो हार्डली आप 15 से 20 मिनट में कॉन्फ़िगर कर लेंगे. बट इफ यू न्यू सो इस केस में इट विल टेक टाइम. नाउ यहीं पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात करें तो एक सर्विस है विच इज कंसीडर्ड एज एज्योर ऐप, एज्योर वेब ऐप. व्हाट यू नीड टू डू, इसमें सिर्फ आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा. मींस प्लान इन द सेंस S1 प्लान, B1 प्लान, B2 प्लान, ऐसे आपको केवल प्लान सेलेक्ट करने पड़ेंगे. और प्लान सेलेक्ट करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्रिएट. नाउ प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि आपको इसमें ना कोई इंस्टेंस बनाना है, ना कोई अपाचे सर्विस इंस्टॉल करनी है. सिर्फ आपको प्लान सेलेक्ट करना है. लाइक आई सेलेक्टेड अ प्लान S1 या V1 आपने प्लान सेलेक्ट किया. इट विल टेक हार्डली 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के अंदर आपका ये प्लान क्रिएट हो जाएगा. एंड पहला स्टेप हो गया. दूसरे स्टेप में आप अपना डेटा अपलोड कर दोगे. तीसरे स्टेप में इसमें आप डोमेन जोड़ देंगे. दैट्स इट. अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पे जाते हैं, सो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में हार्डली इट विल टेक 10 मिनट टू लाइव वेबसाइट. आपकी वेबसाइट को लाइव करने में हार्डली इसको 10 मिनट लगेंगे. 10 मिनट में आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी. This is the actual difference between what we can say that infrastructure as a services and platform as a service.
प्लीज कंफर्म इन दोनों में गैप। अच्छा सर, वो तो ठीक है, पर ये कंपेरेटिवली पीएएस जो है वो एक्सपेंसिव रहेगा। नहीं, नो 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 नो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर हमें टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव। इवन अभी हम्म अपने पास जो मींस जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, हम्म, दे ऑल आर ट्राई टू इम्प्रेस द आईटी इन्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा आगे का नहीं बता सकते हम, बट नाउ डेज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के कंपेयर में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज थोड़ा सा सस्ती पड़ेगी। अच्छा। क्लियर? ऐसा इसमें क्यों इसमें सर? क्या इसमें क्या है ना, एक्चुअली जब आप वर्चुअल मशीन पे जाते हैं ना, तो ये कस्टमाइज होता है। कस्टमाइज इन द सेंस आपको लग रहा है कि हमारी वेबसाइट जो है ना सही तरीके से नहीं चल रही, उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो आपने वर्चुअल मशीन की रैम कम कर दी। तो रैम कम करने, सीपीयू कम करने से क्या होगा, आपकी मंथली कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्या है, प्लान्स ओके। दे दिया गया है। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, पैकेज दे दिया गया है। पैकेज को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक टेस्टिंग पे, दूसरा इंटरमीडिएट पे, और तीसरा एक्सपर्ट पे। मीन्स अगर आपको लगता है कि हम स्टार्टिंग में टेस्ट करना चाहते हैं कि एज्योर की प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज कैसे काम करेगी, हमारी वेबसाइट कितनी फास्ट चलेगी, क्या क्या सिक्योरिटी रहेगी, तो आप टेस्टिंग में जाते हैं बहुत ही मैनुअल से कॉस्ट में। स्टार्टेड फ्रॉम, अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो आपके जो एज्योर एप्लीकेशन वेबसाइट होस्ट करने की कॉस्ट जो है वो स्टार्ट होती है 2900 से पर मंथ पे। और जब आप वर्चुअल मशीन में 4 GB रैम की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट होती है 3200 रुपए, 3200। किसी लोकेशन में 3600, किसी लोकेशन में 2900। मीन्स इन कंपेयर ऑफ आवर एज्यूर एप्लीकेशन कहीं ना कहीं 500 to 600 का दोनों में गैप रहता है। क्लियर? प्लस आपको ठीक है सर। जब आप वर्चुअल मशीन में जाएंगे ना, तो आपको एडिशनल सर्विसेज खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एप्लीकेशन गेटवे भी आपको, यस, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे नहीं लगाएंगे तो आपके वर्चुअल मशीन की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक सर्विस के ऊपर आप नहीं रख सकते। WAF की सर्विस एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करेगा, कस्टम डोमेन की सर्विस एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करेगा, फायरवॉल की सर्विस एप्लीकेशन गेटवे प्रोवाइड करेगा। तो आपको VM के साथ साथ इसका भी पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पब्लिक लोड बैलेंसर लगाओ या एप्लीकेशन गेटवे लगाओ। यहाँ पे आपका एक कंप्लीट पैकेज जो है पूरी तरीके से सारी चीजों को मैनेज करने का, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फिर फीचर्स की बात कर लें जो डिप्लॉय करेंगे, उस फीचर्स की बात कर लें। धीरे धीरे सारी चीजें आप खुद ही कंपेयर करोगे जब हम इंप्लीमेंट करेंगे सर्विसेज को, तो उस टाइम पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रही है, कौन सी प्लेटफॉर्म में जा रही है। फिर आपको आइडिया लगता जाएगा, क्योंकि एज्योर जो है हर एक सर्विस को इमीडिएटली आपको बता देता है कि इसका इतना कॉस्ट पड़ेगा। ज्यादातर सर्विसेज की कॉस्टिंग जो है एज्योर ने लिस्ट कर रखी है। बाकी के लिए हम एज्योर प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे, जिससे बाकी रिमेनिंग सर्विसेज को की प्राइसिंग को भी हम जान सकें। ठीक है ठीक सर। है, ओके ग्रेट। हाँ जी सर। इंफ्रा हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के बारे में ही बात करते हैं, विच इज ऑफिस 365। आज की डेट में लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी मेलिंग सर्विसेज को ऑफिस 365 पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो ऑलरेडी जो नए हैं वो तो जा ही रहे हैं, जो पुराने हैं जिनके पास 1000 एम्प्लॉय या 50,000 एम्प्लॉयज हैं, दे आर माइग्रेटिंग अवर ऑन प्रोमाइसिस एक्सचेंज सर्वर टू ऑफिस 365। ठीक है, ऑन प्रोमाइसिस से वो चीजों को माइग्रेट कर रहे हैं ऑफिस 365 के पोर्टल पे, ओनली द रीजन ऑफ कि ऑन प्रोमाइसिस पे थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, मॉनिटर के लिए बंदे रखो, मेंटेनेंस के लिए बंदे रखो, और प्लस आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, कहीं कोई मेल रिसीव नहीं हो रही, कहीं कोई मेल सेंड नहीं हो पा रही, तो विच इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज द एक्सचेंज सर्वर। बट आज की डेट में ऑफिस 365 के आने से कई सारी चीजें जो हैं आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आपको हार्डवेयर ही नहीं लगाना इस केस में।
ठीक है, तो वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स, लाइक कहते हैं पहला एग्जांपल अपने पास हो गया ऑफिस 365 का पोर्टल, दूसरा एग्जांपल हो गया एज्योर एडी, हम लोग पढ़ेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, जो कि एक कोर एग्जांपल माना जाता है ऑफिस 365 का। इज दैट फाइन? सर चलिए 2 मिनट का टाइम ले लो, गो थ्रू कर लो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए, इंफ्रा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। ये तीनों कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आप प्लीज लेट मी नो कि आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो। Then can we proceed for next? यस Yes. सर Sir, Okay. अनदर पॉइंट देखो, जो पब्लिक प्राइवेट और हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है ना, कई कई ब्लॉग्स में अलग अलग, कई कई यूट्यूब वीडियोस में अलग अलग चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। तो we must need to know about what exactly happen in case of public cloud, private cloud और hybrid cloud में क्या actual gap है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The meaning of public cloud. So basically, the usage of public cloud means anyone can use and anytime. Plus, second important part, public cloud के केस में जो आपको resources मिलते हैं ना, वो resources actual में shared resources होते हैं। In case of public cloud, जितने भी resources आप public cloud पे purchase करते हैं ना, वो सभी shared resources होते हैं। प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड विच इज द कोर रिलेटेड टू द applicable for a particular user or particular client.
जब आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से बोलते हैं कि हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, बट मेक श्योर कि वो वर्चुअल मशीन जिस भी होस्ट पे बैकएंड में क्रिएट किया है आपने, वो होस्ट किसी दूसरे सिस्टम के साथ नहीं शेयर होना चाहिए, किसी दूसरे अकाउंट के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड में क्या क्या गैप है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। Now, the public clouds n number of public cloud providers are available, जिसमें से Azure हो गया and Amazon Web Services and GCP और Alibaba Cloud। ठीक है, ये सभी क्लाउड प्रोवाइडर आपको ऑप्शन देते हैं टू सेट अप योर रिसोर्सेज पब्लिकली। ये आप एग्जांपल बोल सकते हैं कि ये सभी एग्जांपल आपके पब्लिक क्लाउड है। प्लस these providers can also give us option to set up your environment using private cloud, but इसके अलावा VMware on cloud plus AWS plus Azure, ये भी हमारे पास जो क्लाउड है ना, ये आपके प्राइवेट में भी कंसीडर किए जाते हैं, बट सर्विसेज अलग है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। एंड हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, जहाँ पे आपने पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेटअप लगा रखा है, ऑन प्रोमाइसेस भी सेटअप लगा रखा है, विच इज कंसीडर्ड एज ए हाइब्रिड एनवायरनमेंट। सर जो प्राइवेट वाला है वीएम, ये जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं अज्योर है, एडब्ल्यूएस, जीसीपी है, तो जो हमने से मशीन बनाई है वर्चुअल मशीन, वो प्राइवेट ही हुई ना? वो तो नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट भी दो तरीके से होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट कि दोनों में गैप क्या है। जब जी। अगर हम पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं, एज्योर में ही पब्लिक क्लाउड की बात करते हैं, एंड ओके। पब्लिक क्लाउड के केस में आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल बेस्ड ऑन वर्चुअल मशीन। अब आपने एक वीएम क्रिएट किया, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिवाइड इट ओके। into two different part. This one is our portal, sorry, Azure portal जो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा Azure डेटा सेंटर। ठीक है, Azure डेटा सेंटर क्या है? विच इज ए बैक एंड, जो बैक एंड में यस Azure ने डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया उसको हम डेटा सेंटर मान रहे हैं। जब यस आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन में दो तरीके की वीएम होती है। एक आपको मिलता है ऑन डिमांड वीएम, इनको डीपली हम डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है ओके। VMSS, ठीक है, और तीसरा होता है रिजर्वेशन। इनमें से किसी भी ऑप्शन का सेलेक्ट करके जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, तो वो आपकी सभी वर्चुअल मशीनें पब्लिक क्लाउड में कंसीडर की जाती है। रीजन क्या है उसका? कि इन दिस केस फॉर एग्जांपल आपने सेंट्रल यूएस सेलेक्ट किया, ये अपना लोकेशन हो गया डेटा सेंटर का। मल्टीपल रीजन ओके। और जोन्स अवेलेबल है, जिसमें आपने सेंट्रल यूएस को डिसाइड किया, और सेंट्रल यूएस डिसाइड करने के बाद सेंट्रल यूएस में इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ होस्ट अवेलेबल है यहाँ पे बैकएंड में, होस्ट जहां से हमारी वर्चुअल मशीनें डिजाइन होती हैं। एंड अब जब आप वीएम क्रिएट करते हैं ना, दिस इज योर ऑन पोर्टल, ये आपका पोर्टल है, ठीक है, ये आपका एज्योर पोर्टल है, और मैंने भी फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन ले रखा है। दिस इज माय पोर्टल, दिस इज अनदर पोर्टल, मल्टीपल पोर्टल्स हैं। पब्लिक का मतलब ये है कि ये जो बैकएंड में होस्ट है ना, आपने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की, अनफॉर्चुनेटली ये आपको बैकएंड वाला होस्ट मिल गया, सेम होस्ट दूसरे वाले पोर्टल को मिल गया, यानी मुझे मिल गया, सेम होस्ट हमारे तीसरे वाले वर्चुअल मशीन को मिल गया।
मतलब वीएम 3 अलग लोकेशन पे चल रही हैं, 3 अलग अलग अकाउंट, इनके ऑनर 3 अलग अलग है, बट अनफॉर्चुनेटली बैकएंड का जो होस्ट है ना, वो सब तीनों बंदों का एक ही है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, जो होस्ट है इस पर वर्चुअलाइजेशन किया हुआ है आपने, मतलब 3 मशीन्स बनी हुई है, इसमें डेटा है, है। आप ये कह रहे हो? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरी मशीन बनी हुई है, एक्चुअली वीएम जो बनी हुई है उसमें मेरी कोई एप्लीकेशन रन कर रही है, ठीक है। ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि किसी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन भी उसी पे रन कर रही है, नहीं उसी नहीं नहीं मशीन पे नहीं 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 नहीं, डेटा। दिस इज द होस्ट। जैसे ESXi होस्ट होता है, ठीक है, यस यस, वर्चुअलाइजेशन VMware किया का हुआ है हमने, ESXi होस्ट होता है, या जेन सर्वर होता है, ठीक हाइपरवाइजर, है, हाइपरवाइजर होगा, हाइपरवाइजर। ठीक। तो ये पूरा बेस मशीन हो गया। अब इनको ओके। क्या कर दिया है, क्लाउड प्रोवाइडर ने शेयर्ड कर दिया है कि थोड़ा सा कॉस्टिंग बचाते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड देने का मतलब है हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, तो उतना पॉसिबल नहीं है कि बंदा अगर 50 वर्चुअल मशीन बना रहा है तो जो बैकएंड है वो अलग से सेपरेट तरीके से होस्ट डिजाइन करें, बिकॉज होस्ट में एक कॉन्फ़िग, हर एक वर्चुअल मशीन को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। सो इन्होंने क्या कर दिया, इसको शेयर कर दिया, और इसी शेयर्ड प्रोसेस को बताया गया है कि दिस वन इज अ पब्लिक क्लाउड। बट ओके। यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन और है। दूसरा ऑप्शन ये है प्राइवेट क्लाउड, कि आप प्राइवेट क्लाउड पे जाओ, और प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है ना, सेम सारा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ये आपका एज्योर का पोर्टल, आपने वीएम के लिए अप्लाई किया कि हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वर्चुअल मशीन किसी भी दूसरे होस्ट पे शेयर ना हो। मीन्स हमारे जो वर्चुअल मशीन हमें मिल रही है ना, उस होस्ट को कोई शेयर ना करे, वो होस्ट किसी और को कोई और यूज ना कर सके। इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड VM आर डेडिकेटेड होस्ट। इस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा होस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा बंदा कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट भी करता है ना, तो उसका इस होस्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ पे जो होस्ट है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दिस इज कंसिडर एज ए डेडिकेटेड। क्लियर? यस सर। सर रिजर्व के केस में कैसे होगा? नहीं, रिजर्व के रिज- केस में शेयर्ड ही रहता है। रिजर्व के केस में शेयर्ड ही रहता है। रिजर्व में बस आपको ड्यूरेशन देना होगा, टर्म्स देने होंगे कि आपको 1 साल के लिए वीएम चाहिए, 3 साल के लिए वीएम चाहिए, हम्म, या 5 साल के लिए वीएम परचेज कर रहे हैं। ये टर्म आप डिसाइड करेंगे ना। अच्छा अच्छा। मशीन उसमें भी शेयर्ड ही सम- रहेगी, बट टर्म्स आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको कौन वर्चुअल मशीन कितने ड्यूरेशन में चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए। ठीक, इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। ग्रेट। यस सर। पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड हो गया। अब हाइब्रिड में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड के केस में कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि जैसे वी हैव ए नंबर ऑफ एग्जांपल हाइब्रिड क्लाउड की बात करें। दिस इज आर एज्योर पोर्टल, ये हमारा एज्योर का पोर्टल है, और ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस का ऑफिस है। दिस इज आवर लोकल ऑफिस, जो हमारी बिल्डिंग है ऑफिस की, वो है। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखे हैं, वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन, एसक्यूएल का डेटाबेस लगा रखा है, और एडी इस्टेब्लिश कर रखा है हमने यहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, बहुत सारी सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखी है। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हाइब्रिड के केस में। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट पब्लिक प्लस ऑन प्रोमाइसेस। ऑन प्रोमाइसेस यानी लोकल वाला। नाउ अब
बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे एक पहला एग्जांपल हम आपको बताते हैं बैकअप का, दूसरा एग्जांपल बताते हैं हम आपको Azure AD कनेक्ट का। अभी अगर ये दोनों चीजें नहीं लग रही हैं Azure के केस में तो नो वरी अबाउट इट, अभी केवल हमें ये चेक करना है कि हाइब्रिड इन्वायरमेंट क्या होगा। बाकी इन दोनों के बारे में प्रैक्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे एज पर द कंटेंट। नाउ बैकअप इन द सेंस कि आपके पास यहाँ पे लोकल पे फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है, ठीक है। लोकल मशीन पे फाइल फोल्डर अवेलेबल है, एसक्यूएल का डेटाबेस अलग है, डीबी अलग अवेलेबल है, एडी अवेलेबल है। आपने प्लान किया कि चलो इन सभी का बैकअप ले लेते हैं, और बैकअप हम कहाँ पे रख देते हैं, एज्योर के पोर्टल पे। नॉट ओनली द एज्योर, एडब्ल्यूएस कहीं पे भी रख दिया आपने, ये बैकअप पॉइंट बना दिया आपने। रिकवरी सर्विस वॉल्ट एक सर्विस होती है, बात करेंगे इसको प्रैक्टिकली। आपने इन सर्विस का उठा के बैकअप क्लाउड पे रख दिया, तो ये लोकल हो गया, जिसको हम ऑन प्रेम बोलते हैं, ऑन प्रेमाइसिस बोलते हैं, और ये तो क्लाउड हमारा हाई है, ठीक है। अब इस केस में जब आप ऑन प्रोमाइसिस की चीजों को क्लाउड पे रख रहे हैं ना कहीं दोनों सर्विसेज यूज हो रही हैं। ऑन प्रोमाइसिस में आपका पूरा सेटअप यूज हो रहा है, और एज्योर पोर्टल के ऊपर अपना जो भी सर्विस हेल्प करे हमारी बैकअप के लिए, जैसे रिकवरी सर्विस वॉल्ट, वो इस्तेमाल हो रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड बोलते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड बोलते हैं। एडी कनेक्ट क्या करता है, ये आपके एडी के यूजर्स को उठाता है और क्लाउड तक ले जाता है। एडी पे अगर आपने यूजर बना रखा है ABC XYZ टेस्ट, ये सभी यूजर आप क्या कर सकते हैं, विद इन मिनट इन सभी यूजर को एज्योर के पोर्टल पे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो ये जो मीडिएटर टूल है ना, ये कहीं ना कहीं दोनों पे काम कर रहे हैं। ऑन प्रोमाइसिस को क्लाउड से जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्लाउड को ऑन प्रोमाइसिस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंसीडर एज ए हाइब्रिड, दिस इज ऑल अबाउट। इसमें सर हम Azure AD और जो हमारा ऑन प्रेमिसेस AD है उसका भी वो करेंगे टॉपिक कि हाँ कैसे जी, बिल्कुल। कनेक्टिविटी वगैरह होगा। हाँ, प्रैक्टिकल है हाइब्रिड का। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, SSO, ADFS, इन सभी टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली द डिस्कस, वी विल कॉन्फ़िगर द प्रैक्टिकल, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द सर्वर 2012 2016 दोनों है, तो ठीक है, वो उस टाइम पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। तो अभी यहाँ पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि दोनों पार्ट नो में सर अभी मेनली ना। वर्क केस में ये बेसिक ही है, बट हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट है चीजें समझने के लिए, एटलीस्ट आगे आगे आने वाली सर्विसेज को समझने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके सर। चलो ओके ग्रेट, सर। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट कि बैकएंड समझने की कोशिश करते हैं। बैकएंड इन द सेंस, अभी हम किसी पर्टिकुलर क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो चीजें डिस्कस की वो सिर्फ एज्योर के लिए, नहीं, अभी हम केवल क्लाउड को समझ रहे हैं। अभी हम एज्योर पे बिल्कुल नहीं है, एज्योर की कोई भी सर्विस एग्जांपल इसलिए रख रहे हैं एडी कनेक्ट या बैकअप का, ताकि आपको एटलीस्ट एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि हाइब्रिड के लिए एज्योर पे ये चाहिए, बट हर एक प्रोवाइडर के लिए अलग अलग होगा। अभी हम बात करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर के का बैकबोन माना जाता है। क्लाउड प्रोवाइडर सेटअप भी बोल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजियन एंड जोन्स, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रीजियंस के बारे में, रीजन्स के बारे में एंड जोन के बारे में। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर डे टू डे इंप्लीमेंट कर रहा है कि वो हम ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफिकल लोकेशन में, ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफिकल लोकेशन में डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश करें। ज्यादा से ज्यादा डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि जो हमारी हाई अवेलेबिलिटी है ना, उसके बिहाफ पे कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी इनहेंस करने के लिए दे आर प्लानिंग टू सेट अप आवर डेटा सेंटर इन वेरियस जियोग्राफिकल लोकेशन। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, छोटा सा एग्जांपल।
रीजन एंड जोन के बारे में। दिस इज वर्ल्ड, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज हैं और इन्होंने अपना जो डेटा सेंटर है एक कंट्री में, मीन्स एक इंडिविजुअल कंट्री में मल्टीपल डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे एज पर द रिक्वायरमेंट, सॉरी व्हाट वी कैन से दैट कस्टमर के अकॉर्डिंग इन्होंने मल्टीपल डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूएस हो गया, इन लोकेशन में इन्होंने कई सारे डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। चलो रीजन एंड जोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दिस इज ग्लोब और यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये छोटे छोटे डेटा सेंटर हो गए, वर्ल्ड वाइड इन्होंने वर्ल्ड के कॉर्नर कॉर्नर पे जाकर के इन्होंने डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। रीजन का क्या होता है इसमें, जैसे यूएस हो गया एक रीजन, यूके एक रीजन, एपी एक रीजन, एपी मींस एशिया पैसिफिक एक रीजन, बाकी जो छोटे छोटे डेटा सेंटर है वो हमारे जोन कहलाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, 1 2 3, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया जोन्स का, ये एपी हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया। तो एशिया पैसिफिक के अंदर आपका जाहिर सी बात है इंडिया, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इंडिया में ही 3 डेटा सेंटर हैं। इंडिया हमारा एशिया पैसिफिक के अंदर आता है। जापान ईस्ट जो है एशिया पैसिफिक के अंदर आएगा। एंड ऑस्ट्रेलिया हमारा दुबई, जाहिर सी बात है एशिया पैसिफिक के अंदर आएगा। अब ये जो एशिया पैसिफिक है इसको बोला जाता है रीजन, और जो एक्चुअल डेटा सेंटर की लोकेशन है जैसे इंडिया हो गया, दुबई हो गया या जापान ईस्ट हो गया, इनको जोन्स बोलते हैं। Means we can say that the meaning of region is basically the collection of multiple zones. एक रीजन क्या होता है, कलेक्शन होता है मल्टीपल जोन्स का। और जोन क्या होता है, जोन क्या होता है, एक्चुअल लोकेशन ऑफ डेटा सेंटर। जोन क्या होता है, एक्चुअल लोकेशन ऑफ डेटा सेंटर। इज इट फाइन? ओके सर। ठीक है, रीजन एंड जोन। ओके सर। ठीक है, सो अब नंबर ऑफ रीजन जोन की बात करें तो वैसे कोई मतलब अभी इन्होंने क्या होता है कि हर दूसरे महीने तीसरे महीने ये रीजन बढ़ा देते हैं, जोन्स बढ़ा देते थे। बट एज पर द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट दे कमिटेड कि वी एस्टैब्लिश आवर डेटा सेंटर्स, स्पेशली डेटा सेंटर in up to 65 different zone. इन्होंने अपने डेटा सेंटर को 65 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है। and also they plan to establish our data center in up to 50 more different region shortly. अभी वो लाइव नहीं कर रखा है, बट एज पर द कमिटमेंट इन्होंने प्लान किया है कि हम जल्दी 50 से ज्यादा डेटा सेंटर को और मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे अपने पोर्टल के ऊपर। दूसरा, रीजन और जोन की वजह से अभी इनके पास, अभी आप ये माइंड में रखना कि अभी जो है एज्योर ने एफटी का परसेंटेज रख रखा है 95.9%। व्हाट इज एफटी? फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस, जिसमें अवेलेबिलिटी इसको बोल सकते हैं, लेस डाउन टाइम।
ठीक है, 95.9% इन्होंने अभी फॉल्ट टॉलरेंस दे रखा है, बट आने वाले टाइम पे दे कमिटेड कि हम इसको इनहेंस करके इंक्रीज करके 98 पॉइंट समथिंग पे पहुंचाएंगे, विच इज ह्यूज। कि अगर आप बैकअप और रेप्लिकेशन नहीं भी बनाते ना, अगर आप बैकअप और रेप्लिकेशन नहीं भी बनाते ना, तो उस केस में भी 95%, 95.9% इनफ होता है। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, तो छोटे बिजनेस के लिए आई डोंट थिंक कि हमें रेप्लिकेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी इन केस वी हैव अ 95.9% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, इनका सबका प्रैक्टिकल है, बिकॉज 95.9 में नहीं काम चलेगा, तो वी विल डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन, फॉल्ट टॉलरेंस, और कैसे इस नंबर को इंक्रीज किया जाता है, कैसे हम फॉल्ट टॉलरेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो ये सभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लेट मी नो, अभी जो हमने डिस्कशन किया अबाउट द पब्लिक प्राइवेट क्लाउड और जो इंफ्रा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, रीजियन एंड जोन, उनमें कहीं पे कोई क्वेश्चन, कहीं पे कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, सो ये अपने पास बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी, और बाकी जो कंटेंट है वो कंटेंट पे हम काम करेंगे, कंटेंट पे हम सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, बट बाय नेक्स्ट वीक, बिकॉज एक्चुअली